इस क्लास में जो भी पढ़ाया जाएगा आपको एकदम समझिए कि आपका एग्जाम बोर्ड से सीधा कनेक्ट है। अगर नहीं पढ़िएगा तो फिर आपका नुकसान हो जाएगा। इसलिए अगर पढ़ने के लिए वीडियो को चालू कर दिए हैं तो कृपया करके एंड तक देखिएगा, नहीं तो नुकसान आपका होने वाला है। ठीक है, जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं उसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। ये आपको जो है बायोलॉजी का चैप्टर 5 का जो है चैप्टर है। और इसमें देखिए यहाँ पर लिखा हुआ VVI सब्जेक्टिव। लिखने का मतलब है कि यह जरूर कहीं ना कहीं पूछा गया है या फिर पूछने की संभावना है। ठीक है, आपको वही क्वेश्चन कराए जाएंगे, आपको वही क्वेश्चन समझाए जाएंगे, वही बताए जाएंगे जिसको आने की कम से कम तो 90% चांसेस रहते हैं। ठीक है, क्योंकि जब चांस ही नहीं रहेगा तो हम लोग पढ़ेंगे क्यों। एग्जाम में पास होने के लिए आपको जो है अच्छे टॉपिक और अच्छे क्वेश्चन की चुनाव करना बहुत जरूरी होगा, तभी आप लाइफ में जो है आगे चल के मतलब कि समझिए कि अच्छा नंबर से पास करके अपने लाइफ में आगे चल के कुछ बन पाएंगे। ठीक है, तो देखिए सिर्फ नंबर ज्यादा लाना हमारा कोई मकसद नहीं है। हमारा मकसद ये है कि आप अपने जीवन में, ठीक है, इतना अच्छे नंबर लाइए कि जहां आपके नंबर देखकर कोई ये अनुमान ना लगाए कि ये तो पढ़ता नहीं था, नंबर कैसे ले लाया। वहां तक आपको पहुंचना है अगर अपने जिंदगी में, अपने जीवन में कुछ करना है तो। और इसके लिए जो भी पढ़ा रहे हैं, जो भी बताएंगे उसको आप लोग जो है कम से कम एक पेज और एक पेन लेकर बैठिएगा। पेज इट मीन्स कॉपी। ठीक है, और पूरे क्वेश्चन को जब हम समझा रहे होंगे उस समय आपको उतारना नहीं है, लेकिन जब हम पढ़ाएंगे इधर पीछे मुड़कर तब आप जो है उस समय वीडियो को रोककर क्वेश्चन को उतार लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते हैं, सीधे आपको जो है आपके प्रश्न की ओर ले चलते हैं। आपका देखिए बायोलॉजी का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहला ही क्वेश्चन नंबर में पूछा गया है। बोला मेंडल द्वारा जो है वो मटर का पौधा का प्रयोग किया गया था। मेंडल जो है वो अनुवांशिक चीजों को पता लगाने के लिए, है ना, मटर का पौधा का प्रयोग किया था। तो क्वेश्चन वही पूछा कि भाई मेंडल जो है वो प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ हुए, या फिर क्वेश्चन यही पूछेगा कि मेंडल द्वारा मटर के पौधा ही क्यों चुना गया। दोनों चीज पूछेगा, क्वेश्चन का आंसर सेम ही होगा। ठीक है, तो अगर मेंडल जो है मटर के पौधा को चुना, मटर तो सबको जानते होंगे, हमको तो नहीं लगता कि इन्हीं को बताना पड़ेगा कि देखो भाई मटर गोल सा होता है, मटर हरा सा होता है। ऐसा तो नहीं है, सभी लोग खाए भी होंगे, जानते भी होंगे। ठीक है, तो जो मेंडल जो है वो अपने प्रयोग के लिए मटर के पौधा चुना था। देखो कोई भी साइंटिस्ट रहता है बाबू, कोई भी तो वह किसी चीज की उसका प्रयोग करता है। ठीक है, प्रयोगशाला में उसको जाकर सिद्ध करता है कि क्या ये रूल सही है या गलत है, वो चाहे कोई चीज हो। ठीक है, तो उसी प्रकार से यहाँ मेंडल द्वारा मटर के पौधे पर परीक्षण किया गया था, मेंडल के पौधे पर ही उसका प्रयोग किया गया था। जानते हैं यहाँ पर एक लाइन देखो, आपको पहले मतलब अपने से ये लाइन लिखना पड़ेगा। हम हर वीडियो में बताते हैं ये एक लाइन आपको जो है अपने मन से लिखना पड़ेगा। क्या कि जैसे क्वेश्चन पूछा मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने से क्या लाभ होता है, अपना मन से लिखना है कि मेंडल द्वारा प्रयोग के लिए मटर के पौधे चुनने का लाभ निम्नलिखित है। इतना तो हर कोई लिख सकता है क्योंकि यह क्वेश्चन का ही पार्ट है। अब उसके बाद निम्नलिखित लाभ है तो भाई कौन कौन है जानते हैं। पहला है कि किसी एक लक्षण के लिए पर्यायी वैकल्पिक रूपों वाली अनेक किस्में उपलब्ध थी। ठीक है, पर्यायी मतलब कि वैकल्पिक रूपों वाली मतलब बहुत सारी रूपों वाली अनेक किस्म इसमें देखने को मिलते थे। उदाहरण के लिए बीज के रंग के लक्षण, है ना, वैकल्पिक रूपता पीला हो सकता है, पीला बीज या हरा बीज या अनेक प्रकार के किस्में जो है उपलब्ध होती है। देखो क्या होता है कि मटर में पहला चीज, मटर में दो प्रकार के बीज रहेंगे, एक छोटे बीज रहेंगे और बड़े बीज रहेंगे। ठीक है, उसके बाद मटर में विविधता देखा जाए तो बीज का कलर भी एक ग्रीन ज्यादा रहेगा, एक पीला रहेगा। उसके बाद मटर के फूल को भी देखा जाए तो एक उजला रहता है, गुलाबी रहता है, इस प्रकार से। ठीक है, दूसरा, मटर सामान्यतः स्वपरागित होते हैं। मटर में बाबू जो परागण की क्रिया होती है उसमें स्वपरागित होते हैं, मतलब परागण जो है किसी दूसरे पुष्प पर से लाने की जरूरत नहीं पड़ता, ये खुद से जो है निषेचन की प्रक्रिया कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन इनमें आसानी से परागण कराया जा सकता है, मतलब कि परागण मतलब पर परागण, यहाँ पर पर परागण होगा। ठीक है,
इसमें जो है आसानी से पर परागण कराया जा सकता है। ऐसे तो मटर के पौधे पर सामान्यतः स्वपरागण होता है, लेकिन चाहेगा तो अगला व्यक्ति जो है यंत्रों द्वारा मतलब कि किसी माध्यम से पर परागण करवा सकता है आसानी से, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, मटर का स्वपरागित होना इसके पीढ़ी दर पीढ़ी समान लक्षण बनाए रखने के लिए उत्तरदायी होता है। तो ये स्वपरागित होता है, इससे क्या होता है कि जो मटर का लक्षण है ना बाबू, है ना, तो ये लक्षण इसके पीढ़ी दर पीढ़ी समान लक्षण मतलब जैसा है वैसा ही। जैसे मान लिया जाए एक मटर के बीज लिए हम, जो कि मटर का जैसे बड़ा छोटा बीज होता है, मान लिया जाए हम बड़ा बीज लिए और उसी बीज को रोप दिए। यदि जो वो स्वपरागित ना होकर पर परागित होता तो उसमें दूसरे मटर के लक्षण आ जाते हैं। अब दूसरे मटर के लक्षण आ जाएंगे तो उस स्थिति में जैसा हम बीज बोए थे वैसा नहीं हो पाएगा। तो यह समान लक्षण बनाए रखने के लिए स्वपरागण की क्रिया को अपनाते हैं। ठीक है, मटर का पौधा 1 वर्षीय व आसानी से उगने वाला पौधा है। आसानी से, हाँ, ऐसे भी आप कटोरा में भी 2 दिन फूलने के लिए दे दिए और फिर उसको कपड़े में बांध कर रख दीजिएगा तो चने के जैसा वो भी अंकुर आ जाता है उसमें, है ना। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि अंकुरने में उसमें कुछ खाद वगैरह इत्यादि चीजें डाली जाएगी तब वो मतलब कि उगेगा, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसके बाद है कि संकर से मिले संकर पूर्णतः, संकरण से मिले संकर पूर्णतः उर्वर होते हैं। ठीक है, एक पौधे अनेक बीज प्राप्त होने के कारण परिणामों में विश्लेषण आसान व प्रामाणिक होता है। हम अगर मटर के एक पौधे को लगाते हैं तो क्या हमें परिणाम मिलता है कि एक मटर के बीज से एक अनेक प्रकार के बीज, अनेक बीजों की हमें जो है लाभ होती है। तो अनेक बीज की प्राप्त होने के कारण परिणामों का विश्लेषण आसान व प्रामाणिक हो जाता है, मतलब कि प्रूफ हो जाता है कि नहीं ये चीज सही है या नहीं है। ठीक है, जैसे आप लोग जानते होंगे गुरुत्वाकर्षण का खोज किया गया था तो कुछ इससे से हुआ था। तो कोई चीज को वैज्ञानिक लेता है, उस पर विश्लेषण करता है, विचार करता है कि ये कैसे हुआ। जैसे 2 मटर के पौधे को लिया होगा, दोनों को संकरण करवाया होगा और फिर देखा दोनों में परिणाम क्या हुए, उसके बाद जो है मेंडल का नियम एक अपने नियम के रूप में जो है घोषित कर दिया। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये जो है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन समझ में आने के साथ साथ बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कई बार इस बात को दोहरा रहे हैं, फिर से हम बोल रहे हैं आप लोग के सामने, ये क्वेश्चन जो भी बताया जाएगा 10 हो या 15 हो, जो भी क्वेश्चन रहेंगे वो इम्पोर्टेंट रहेंगे, इसलिए नजरअंदाज नहीं करना है, बारीकी से पढ़ते चलना है और एक एक क्वेश्चन को अभी से ही याद करना है। ऐसा नहीं कि अभी वीडियो देख लिए कॉपी में नहीं उतारे, अच्छा बाद में कभी वीडियो देख लेंगे, तो ऐसे कीजिएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा है कि निम्नलिखित में से अंतर स्पष्ट कीजिए। पूछ रहा है प्रभाविता और अप्रभाविता में क्या अंतर है, समयुग्मजी और विषम युग्मजी में क्या अंतर है, एक संकर और द्विसंकर में क्या अंतर है। क्वेश्चन पूछ रहा है, देखिए ऐसा क्वेश्चन, एक क्वेश्चन लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन है बाबू, इसको अलग अलग करके 3 क्वेश्चन भी बना सकता था और एक में तीनों भी लपेट दिया है। तो हमें इससे घबराना नहीं है, अगर लंबा में पूछेगा मतलब नंबर ज्यादा देगा, छोटा करके पूछेगा नंबर कम देगा, तो हमें इससे कोई लाभ या हानि नहीं है। छोटा पूछेगा तो भैया आंसर देने में आसान होगा तो नंबर वो तो कम देगा, है कि नहीं। चलिए जानते हैं एक एक करके सभी का अंतर क्या होता है। प्रभाविता और अप्रभाविता में अंतर देखिए, जब भी आप भी कॉपी में आंसर लिखिएगा, खासकर बोर्ड वाला एग्जाम में, तो 2 कलर के पेन लेके जाइएगा, कम से कम 2 कलर, मतलब ज्यादा से ज्यादा भी 2 ही, तीसरा कलर नहीं ले जाना, ठीक ना। एक ब्लू ले लीजिएगा, एक ब्लैक ले लीजिएगा। उसमें आपको हेडिंग इसी तरह से मारना है, जिस कलर से आप पूरा आंसर दीजिएगा हेडिंग दूसरा वाला कलर से मारिएगा। ठीक है, प्रभाविता और अप्रभाविता। ठीक है, प्रभाविता और अप्रभाविता। चलिए जानते हैं क्या पूछ रहा है हमसे, इसको भी देख ही लेते हैं। यह विशेषक या अलील, वह विशेषक या अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में भी अभिव्यक्त हो जाते हैं, वह विशेषक या अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं, तब वह प्रभावी विशेषक
अलील कहलाते हैं। जो प्रभावी विशेषक, जो युग्मजी, जो यानी कि जो विशेषक होता है वो अगर विषम युग्मजी अवस्था में प्रयुक्त हो जाएगा या फिर अभिव्यक्त हो जाएगा, तब वो या तो अलील कहलाएगा या फिर प्रभावी विशेषक कहलाएगा। लेकिन ये जो घटना हो रही है इसको प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, फिर से समझिएगा कि वह विशेषक या वह अलील जो विषम युग्मजी अवस्था में अभिव्यक्त होता है, ठीक है, वह विशेषक या वह अलील जो विषम योजक अवस्था में यानी कि विषम युग्मजी अवस्था में व्यक्त होता है, वह या तो विशेषक कहलाएगा या फिर अलील कहलाएगा। और ये जो पूरे व्यक्त होने की घटना है इसी को प्रभाविता कहते हैं। ठीक है, चलिए 1 से 2 बार पढ़िएगा, याद हो जाएगा। मेहनत जो है, सफलता समय मांगती है और समय मेहनत मांगता है। मेहनत नहीं कीजिएगा, सोचिएगा हम एक ही बार में पढ़कर याद कर ले, तो ये पॉसिबल नहीं है। आपको जितने मल्टीपल टाइम्स आप रिवीजन कीजिएगा, पढ़िएगा, 2 से 3 बार पढ़िएगा, दिमाग में 50% आएगा। हम बोल रहे हैं 2 से 3 बार भी पढ़िएगा तो दिमाग में 50% आंसर जो है याद हो जाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं 100% याद हो, उसके लिए आपको जो है बाबू कम से कम 10 बार पढ़ना पड़ेगा, कम से कम बोल रहे। वैसे तो आपके माइंड पे डिपेंड करता है, चाहे तो आप एक बार में भी याद कर सकते हैं। ठीक है, अप्रभाविता क्या कहता है कि वह विशेषक जो विषम युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त नहीं होते हैं, जबकि प्रभाविता विषम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त हो जाते थे। लेकिन यह कह रहा है विषम युग्मजीय अवस्था में वह अलील जो विषम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त नहीं होते हैं, वो अप्रभावी विशेषक या अलील कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अलील कहलाते हैं। ठीक है, और तथा यह घटना अप्रभाविता कहलाती है। ठीक है, अप्रभाविता विशेषक समय युग्मजीय अवस्था में अभिव्यक्त होते हैं। ध्यान दीजिएगा, अप्रभावी विशेषक जो होते हैं वो कौन सी अवस्था में व्यक्त होते हैं? तो सम युग्मजी, जबकि विषम युग्मजी में प्रभाविता व्यक्त होते हैं। ठीक है, तो इस जैसे जब भी कोई चीज पूछे ऊंचा या नीचा में अंतर कहे, तो जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा, जो इसमें होगा वो इसमें नहीं होगा। जैसे इसमें क्या कह रहा था कि विशेषक जो विषम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त होता है, इसमें वह विशेषक जो विषम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त नहीं होता है। दूसरा, इसी में 2 पॉइंट बना सकते हैं, वह विशेषक जो सम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त होता है इसमें आ जाएगा, तो वह विशेषक जो सम युग्मजीय अवस्था में व्यक्त नहीं होता। तो इससे देखने में लग रहा है 1 पॉइंट, लेकिन आप बनाना चाहिएगा तो बन जाएगा 2 पॉइंट। ठीक है, तो हम इसीलिए तोड़ तोड़ के बताते हैं। अगर इतना में भी नहीं पढ़िएगा तो फिर कोई भी टीचर बाबू आपको घोर कर नहीं पिला देगा। ठीक है, चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। प्रभाविता का कारण इसके जीन अलील द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम का उत्पादन करता है। जो प्रभाविता की प्रक्रिया होती है, जो हम लोग ऊपर वाला पॉइंट में लिखे हैं, तो वह प्रभाविता के कारण ही इसके जो अलील होते हैं, अलील द्वारा पूर्ण रूप से कार्यशील एंजाइम का उत्पादन होता है। ठीक है, प्रभाविता द्वारा ही कार्यशील एंजाइम का उत्पादन होता है। अब यहाँ देखेंगे, अप्रभाविता की स्थिति जीन में हुए परिवर्तन के फलस्वरूप अकार्यशील एंजाइम का, देखो इसमें वही बात को इसमें लिखा है, इसमें कार्यशील एंजाइम का निर्माण होता है यानी उत्पादन होता है, इसमें अकार्यशील एंजाइम का जो है निर्माण होता है या उत्पादन होता है, बात सेम है। ठीक है, तो बस एक साइड वाला याद कर लीजिए। देखिए ट्रिक बताते हैं, एक साइड वाला इसका याद कर लीजिए, इसको नहीं करके इसमें लिख दीजिए, कहाँ लिखा था, हो जाएगा। चलिए अब उसी में पूछा था एक और कि सम युग्मजी और विषम युग्मजी। अभी हम इसके पहले ही बोल रहे थे प्रभाविता अप्रभाविता में कि सब सम युग्मजी में व्यक्त होता है, दूसरा सम युग्मजी में व्यक्त नहीं होता है। ठीक है, तो ये वही बतिया को ग्रामर पूछ दिया, बतिया वही है। ठीक है, चलिए सम युग्मजी और विषम युग्मजी क्या होता है? यह किसी विशेषक के लिए शुद्ध होते हैं, तो पक्का है कि अशुद्ध होगा, देख लेना। तो यह विषम युग्मजी किसी विशेषक के लिए शुद्ध नहीं होते हैं, इट मीन्स अशुद्ध होते हैं, अर्थात संकर होते हैं। संकर मतलब हाइब्रिड होते हैं। ठीक है, चलिए इनके अलील समान होते हैं, जैसे
सॉरी, इनके अलील समान होते हैं, इनके अलील असमान होते हैं, बात सेम है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, यह केवल एक प्रकार के युग्मक बनाते हैं, इनसे एक जीन में वंशागति में 2 प्रकार के युग्मक बनाए जाते हैं। ठीक है, बात वही है। इनमें स्वपरागन होने पर केवल समयुग्मजी जीव बनते हैं, इनमें स्वपरागन होने पर प्रभावी युग्मजी टी टी फिर डबल आई, प्रभावी संकर स्मॉल कैपिटल टी स्मॉल टी, या फिर अप्रभावी यानी कि समयुग्मजी में स्मॉल टी प्रकार के जीव बनते हैं। ठीक है, चलिए फिर अतिरिक्त योज के अभाव होता है, इसमें विषम युग्मजी जीवों में जो है संकर योज का पाया जाता है। एक साइड वाला अगर याद कीजिएगा तो ये ऐसा क्वेश्चन में हम बता रहे हैं कि दोनों साइड वाला आराम से लिख लीजिएगा, इसमें शुद्ध होते हैं, इसमें अशुद्ध होते हैं, इसमें समान होते हैं, इसमें असमान होते हैं। ठीक है, आपको नहीं 4-5 नहीं माने तो कम से कम अंतर बोले, तो अगर हिगरा के बोले 4 अंतर बताइए तो 4 गो हिगरा कर बोले 5 गो बताइए तब 5 गो, नहीं तो 3 गो मैक्सिमम, मिनिमम मैक्सिमम जो भी हो लेकर चलना है, ज्यादा से ज्यादा कम से कम। ठीक है, चलिए उसी में अगला पॉइंट में पूछा था, ये लॉन्ग टाइप का क्वेश्चन था जिसमें 3 गो दे दिया था, प्रभाविता, अप्रभाविता, समयुग्मजी, विषमयुग्मजी, अब एक संकर और द्विसंकर। ठीक है, मोनोहाइब्रिड और डिहाइब्रिड। देखिए जानते हैं कि क्या होगा भाई, एक लक्षण में विपर्यासी रूपों का समयुग्मजी एक संकर कहलाता है। जैसे लंबाई के लक्षण में अगर टी अर्थात प्रभावी संकर रहे, टी मतलब कैपिटल टी और स्मॉल टी, या फिर प्रभावी संकर रहे। अब प्रभावी संकर देखिए हम बता दिए हैं, यहाँ पर दिमाग नहीं दौड़ाइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। चलिए द्विसंकर क्या कहलाता है, 2 लक्षणों के लिए, जबकि ये एक लक्षण के लिए। सेम बतिया को लिखा खाली इसमें 2 लक्षण कर दिया, तो 2 लक्षण के लिए प्रयासी रूपों में विषम युग्मजी द्विसंकर कहलाता है। 2 युग्मजों में जब प्रयासी रहेगा तब वह मतलब कि द्विसंकर कहलाएगा। जैसे गोल पीले बीज वाला, यानी कि स्मॉल आर कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, अर्थात प्रभावी द्विसंकर हो। कहने का मतलब देखो क्या बोलना चाह रहा है कि इसमें जो होता है एक संकर वाला में सिर्फ लंबाई में परिवर्तन होता है। ठीक है, लंबाई में वह जो है कैपिटल टी या फिर स्मॉल टी। इसमें बोल रहा है कि दोनों चीज में परिवर्तन होगा, किसमें, गोल में यानी पीले बीज में या फिर गोल बीज में। ठीक है, मटर के बारे में बात कर रहे हैं, मटर का ही गोल बीज और पीला बीज होता है। ठीक है, चलिए जिसको आर यानी कैपिटल आर और स्मॉल आर, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई से प्रदर्शित किया गया है। चलिए यह 2 प्रकार के युग्मज उत्पन्न करते हैं। यह यानी एक संकर में है एक गो, लेकिन युग्मक का एगो बना रहा है 2 गो। ठीक है, तो इसे याद रखिएगा कि एक संकर 2 युग्मक उत्पन्न करते हैं। यह 4 प्रकार के युग्मक उत्पादन मतलब अपने से दुगना। ठीक है, यह 1 तो इसका युग्मक 2, यह 2 तो इसका युग्मक 4। इसमें कौन कौन से हैं युग्मक उत्पन्न करते हैं, जैसे या तो यह टी करेगा स्मॉल टी कैपिटल टी, या फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी, इस प्रकार से। ठीक है, यह 4 प्रकार के युग्मक उत्पन्न करते हैं। पहला आर कैपिटल वाई, कैपिटल आर स्मॉल वाई, स्मॉल आर स्मॉल वाई तथा स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक है, चलिए तो उम्मीद करते हैं आपको ये तीनों एक ही क्वेश्चन के पॉइंट थे, और तीनों अगर अलग अलग करके जिस प्रकार से बताएं वैसे लिख दीजिएगा, तो कोई भी एक नंबर भी आपका जो है नहीं काटेगा, क्योंकि जानेगा कि बच्चा मेहनती है। और ये क्वेश्चन का आंसर वही दे सकता है जो बच्चा वाकई में मेहनत करके पढ़ाओ। ठीक है, और लोग कोई सोचता है कि चोरी करके हम लिख लेंगे, तो बाबू पहले वाला जमाना अब गया, अब चोरी नहीं चलता। और चोरी करके यदि जो 1-2 लाइन लिखोगे भी तो पकड़ा जाओगे, क्योंकि जो एग्जामिनर कॉपी चेक करने वाले रहते हैं ना, उनके पास भी बहुत नॉलेज रहता है। कॉपी देख के धर लेंगे कि कॉपी चोरा के लिखा हुआ है कि मन से लिखा हुआ है। ठीक है, तो यथासंभव कोशिश कीजिएगा एग्जाम में कि अपना ही लैंग्वेज में उत्तर दे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है कि सहलगानता क्या होता है। एक गुणसूत्र पर उपस्थित जीनों में एक साथ वंशागत, ठीक है, वंशगत
होने के प्रवृत्ति पाई जाती है। ठीक है, होने की प्रवृत्ति पाई जाती है। जीनों की इस प्रवृत्ति को सहलगनता कहते हैं। ठीक है, जीनों की इस प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? सहलगनता कहते हैं। सहलगनता स्वतंत्र अपयूहन के नियम के अपवाद होता है। मतलब जो अपयूहन के नियम है बाबू, वो इसके अपवाद है। उसमें ऐसा नहीं बोलता है, वो बोलता है कि यह जो है जिनको एक साथ जो है वंशागत की प्रवृत्ति नहीं पाई जाएगी, जबकि इसमें सहलगनता में यह होता है कि एक साथ जिन की प्रवृत्ति पाई जाती है। इसलिए यहाँ पर लिखा गया है कि यह अपयूहन के नियम के अपवाद है। अपवाद मतलब समझते हैं ना, मतलब कि जो सारे रूल रेगुलेशन से अलग। ठीक है, अपवाद कहने का मतलब वही होता है। जैसे हमारे बिहार में आइएगा तो यहाँ का नॉर्मल खाना सब कुछ दाल चावल रोटी सब्जी है। अब कोई आएगा जो कहेगा हम दाल चावल रोटी सब्जी तीन चारों में से कुछ नहीं खाते हैं, तो वो अपवाद ना होगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर ये क्या है? अपवाद है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक संकर क्रॉस का प्रयोग करते हेतु प्रभाविता के नियम की व्याख्या करें। हम लोग देखो वही बात को पूछ रहा है बार बार, प्रभाविता अप्रभाविता क्या होता है ना, उसी को ऐसे घुमा दे चाहे ऐसे घुमा दे। ठीक है, चलिए एक ही लक्षण के लिए प्रयासी पौधे मध्य संकर पौधे के मध्य संकरण एक संकर क्रॉस कहलाता है। एक ही लक्षण के पौधे के साथ जो उसके मध्य संकर की विधि होती है उसे हम लोग संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे मटर के लंबे पौधे व बौने पौधे के मध्य कराया जाना, मतलब पौधे तो एक ही चीज के है ना, मटर के ही है, अब लंबा रहे चाहे बौना रहे। ठीक है, अगर हम इस स्थिति में करवाएंगे तो या तो अगर हम मटर के लंबे पौधे या बौने पौधे यानी कि कैपिटल टी और स्मॉल टी के साथ अगर संकर करवाते हैं, तब हमें इस स्थिति में पीढ़ियों में क्या मिलेगा? या तो हमें जो अगला बीज मिलेगा, अगला फल मिलेगा, या तो उसका पौधा मिलेगा, या तो लंबा मिलेगा। ठीक है, या तो छोटा मिलेगा। यही दो चीज में से एक चीज मिलेगा। तो ये F1 पीढ़ी मतलब पीढ़ी में सभी पौधे लंबे किंतु विषम युग्मजी होते हैं। मतलब कि पौधा तो लंबा हो जाएगा लेकिन वो विषम युग्मजी होंगे। ठीक है, F1 पीढ़ी में लंबेपन के लिए उत्तरदायी कारक कैपिटल टी होगा, लेकिन बौनेपन के कारक जो है प्रभावी होता है। ठीक है, अतः F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी स्वयं को प्रकट नहीं कर पाते। F1 पीढ़ी में उपस्थित होते हुए भी जो है स्वयं को प्रकट नहीं कर पाते हैं। ठीक है, चलिए सभी F1 पौधे लंबे होते हैं, अतः एक लक्षण को नियंत्रित करने वाले कारक युग्मक के जब एक कारक दूसरे कारक पर प्रभावी होता है तो इसे प्रभाविता का नियम कहते हैं, जो कि हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो यही पूछा गया था एक संकर क्रॉस। इसमें मटर के पौधे बौने पौधे और लंबे पौधे में संकर कराता है, और इससे जो पीढ़ी में मिलती है वही तो होता है। अनुवांशिकी में टी.एच. मॉर्गन के योगदान का संक्षेप में, टी.एच. मॉर्गन जो थे बाबू, इनका योगदान क्या था इसके बारे में जो है आपसे पूछा गया है। चलिए इनके बारे में जानते हैं, ये कौन थे, क्या किए थे, आखिर बायोलॉजी में इनका नाम कहाँ से आया। बिना अच्छे किए हुए तो नाम आ नहीं सकता है। ठीक है, थॉमस हंट मॉर्गन, इनका नाम एच से थॉमस, एच से हंट है ना, एम से मॉर्गन, जिनका देखा जाए जीवन काल तो यह जो है 1866 से 1945 तक जिए थे। ठीक है, यह अनुवांशिक विज्ञान के क्षेत्र में एक बड़ा नाम है। अनुवांशिक विज्ञान के क्षेत्र में टी.एच. मॉर्गन एक बहुत बड़े योगदान दिए हैं इन्होंने। इनका प्रायोगिक अनुवांशिक जो है एक्सपेरिमेंटल जो जेनेटिक है उसका जनक कहा जाता है। ध्यान से समझिए, जेनेटिक के जनक मेंडल, लेकिन एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक का जनक बोले, फादर बोले, तब कौन होंगे? टी.एच. मॉर्गन। ठीक है, थॉमस मॉर्गन व उनके काबिल शिष्यों ने ड्रोसोफिला के अनेक उत्परिवर्तियों की खोज की, बहुत सारे खोज किए। ठीक है,
इन्होंने ड्रोसोफिला में अनेक एक संकर व द्विसंकर संकरण कराए। ठीक है, उन्होंने ड्रोसोफिला में अनेक संलग्नता समूहों की खोज किए। उन्होंने वंशागति में क्रोमोसोमीय सिद्धांत के बल प्रदान कर उसका विस्तार किया। बहुत सारे काम किए। ठीक है, एक दो काम नहीं किए, देखिए यहाँ पर बहुत सारे ड्रोसोफिला में सहायक समूहों का खोज किए, फिर वंशागति क्रोमोसोम के सिद्धांत के बारे में बहुत कुछ इन्होंने ज्ञात किया। तो इन सब सारी चीजों को जो है खोजने वाले टी.एच. मॉर्गन थे, जिनको जो है एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक का जनक कहा जाता है। ठीक है, इतना तो कम से कम याद रखना ही पड़ेगा। चलिए अगला है क्वेश्चन नंबर 6 में, वंशावली विश्लेषण क्या होती है, क्या है, विश्लेषण किस प्रकार उपयोगी है। ठीक है, तो वंशावली विश्लेषण से इस बात का पता लगाया जा सकता है कि पैदा होने वाली संतान किन गाने वाली हो सकती है, मतलब कि किस जाति की हो सकती है। अतः यदि इसका उपयोग विवाह से पूर्व किया जाए तो यह कई विकृतियों से बचा जा सकता है। यह आनुवंशिक समस्याओं का समाधान में मदद करता है। प्रमुखतः यह जो है वंशावली विश्लेषण आनुवंशिक विकारों का ज्ञात करने के लिए उपयोगी है। ठीक है, यह जो है वंशावली मतलब कि वंश में जो विश्लेषण पाई जाती है, विभिन्नताएं पाई जाती है, प्रॉब्लम्स समस्याएं पाई जाती है, उसके बारे में यह बोला है। ठीक है, तो अगर आप इस नियम को फॉलो करते हैं तो इस प्रकार से जो है आनुवंशिक समस्याओं से आपको जो है मदद मिलेगा, समाधान मिलेगा। ठीक है, अब देखिए इसका क्या क्या समाधान है, इसका महत्व क्या वंशावली विश्लेषणों का। चूंकि मनुष्यों में अनेक नैतिक व जैविक कारणों का तुलनात्मक संकरण नहीं कराया जा सकता है। सही बात है, मनुष्य में हर जीवों में तो नहीं ना करवाया जा सकता संकरण। ठीक है, अतः आनुवंशिक विकारों का वंशागति का अध्ययन वृक्ष के मदद से किया जाता है। किसकी मदद से, वृक्ष मतलब पौधे की मदद से इसका अध्ययन किया जा सकता है। ठीक है, अब देखो मटर पे किया तो मटर के बारे में खोज किया तो मटर के पौधे को कबाड़ दिया गया, कोई दिक्कत। अब किसी के आदमी के बारे में, मनुष्य के बारे में करेगा तो उसको जान मार के तो नहीं ना कर सकता है। हाँ, उससे जो ऐसे पता चले या फिर उसके जिस जीव के जीन से मिले उसे कर सकता है। ठीक है, किसी दंपति को उनकी वंशावली के आधार पर उनके बच्चों से हो सकने वाली असमानताओं के बारे में समय के अवगत कराया जा सकता है। कि जैसे दो दंपति मतलब जो दो पति पत्नी मतलब एक पति पत्नी है ना, उनके वंशावली आधार मतलब वांशिक रूप से जो चलते आ रहा है, उनमें अगर बच्चों में कुछ समस्या है, ठीक है, तो बच्चों में आने वाली समस्या, बच्चों में हो सकने वाली समस्या कि क्या हो सकता है। जैसे एक दंपति पति और पत्नी है, दोनों में वो बीमारी या कोई जीन या कोई चीजें पता लगाई जाएगी, उससे जो है अगला पीढ़ी में क्या हो सकता है। डॉक्टर जैसे किसी को पहले ही बता देता है कि जो बच्चा शिशु पैदा होगा उनमें ये बीमारी हो सकती है। जैसे कोई एड्स के कोई दंपति को ले ले, अगर उसके मतलब पति या पत्नी में से किसी एक को एड्स पहले से ही हो चुका रहेगा, तो डॉक्टर अगर चेक कर लिया तो बता देगा कि आने वाली पीढ़ी में भी जो है वो बीमारी होने की संभावना होगी। तो यही बात को यहाँ पर लिखा गया है। वंशावली विश्लेषण में मनुष्य के लिंग संलग्न रोगों से वंशागति संबंधों हमारा ज्ञान के समृद्ध हुआ। जो उसके लिंग संलग्न होता है, जो वह संबंध बनाते हैं, तो वह कैसे बनाते हैं, उनमें कौन सी बीमारियां हैं, किस प्रकार के लोगों से बना रहे हैं, उसके अनुसार जो है यह मतलब समृद्ध हो पाया है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7। इन्हें पूछा मानव में लिंग निर्धारण कैसे होता है। बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो अतः मनुष्य में देखो, मनुष्य में अगर हम अपना लैंग्वेज में बताएं तो एक पुरुष और एक मादा को लिया जाए, जिसमें देखिए अगर मेल और फीमेल को हम लेते हैं बाबू, तो मेल के पास जो पाई जाती है, मेल के पास फीमेल के पास एक्स और वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जबकि मेल के पास XX पाए जाते हैं। इसके पहले जो है 23 गो रहता है, यानी 46 क्रोमोसोम रहता है, तो 22 जोड़ा रहेगा, 22 + XY यानी 22 दूनी 44, 2 46,
और इसमें भी रहेगा बाबू 22 प्लस XY, ठीक है। तो 42 और 2 46, यहाँ भी 24 दूनी 22 दूनी 44 से 2 46। अब इतना रहता है मेल और फीमेल में। अब क्या होता है कि जब जायगोट का निर्माण होता है, इसमें जब क्रोमोसोम आदान प्रदान होते हैं, तब उस स्थिति में मेल के पास तो XX सेम है, XX तो सेम है दोनों में। अगर इससे मेल से अगर X आया, ठीक है, मेल से तो X ही आएगा चूंकि X ही है, तो मेल से अगर X आया और फीमेल, सॉरी, हाँ नहीं, यहाँ मिस्टेक हुआ है, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा मेल में बाबू, मेल में X और Y होता है, फीमेल में X और X होता है, ठीक है। अब इस स्थिति में अगर मेल से X क्रोमोसोम आए, मेल से X क्रोमोसोम आए और फीमेल से भी X ही आ जाए, तो यह जो XX मिलाकर जो संतान उत्पन्न होगा वह क्या रहेगा, लड़की, मतलब कि फीमेल रहेगी। लेकिन यदि वो मेल से Y क्रोमोसोम आए और फीमेल से तो X ही आना है, चूंकि इसके पास दोनों X ही है, तो यहाँ पर Y और X अगर मिलते हैं, यानी X और Y मिलते हैं, तब यहाँ पर जो बनेगा वो मेल बनेगा, ठीक है, यानी कि पुरुष का निर्माण होगा। तो यही चीज को यहाँ लिंग निर्धारण, बस यही इतना सुख है, ठीक है। चलिए हम लोग किताबी भाषा में समझते हैं। तो मनुष्य में XX और XY प्रकार के लिंग निर्धारण पाया जाता है। बाकी वो दोनों समान रहता है, बाकी जो 22 पेयर दोनों में रहता है वो समान रहता है, वो सेम रहता है। सिर्फ आकर लिंग निर्धारण के लिए ही दो हो जाता है, एक में XX रहता है, दूसरा में XY रह जाता है, ठीक है। स्त्रियों में ऑटोसोम के अतिरिक्त XY लिंक क्रोमोसोम होते हैं। अभी हम बताएं कि महिलाओं में यानी फीमेल में XX रहता है, अतः समयुग्मकी होते हैं, मतलब कि दोनों सेम रहते हैं। या एक ही प्रकार के युग्मकों का अंड से निर्माण करते हैं। जब सेम है तो एक ही जैसा तो निकालना श्योर है कि एक ही जैसा निकालेगा, ठीक है। इसका अर्थ है कि प्रत्येक युग्मक में 22 प्लस X प्रकार का जो है वो होता है, ठीक है। चलिए, पुरुषों के प्रत्येक कोशिका में ऑटोसोम के अतिरिक्त XY लिंग रहते हैं। क्या रहते हैं? XY लिंग रहते हैं, ठीक है। क्रोमोसोम में होते हैं, क्रोमोसोम में XY लिंग होते हैं, लेकिन विषम युग्मक के होते हैं, क्योंकि दोनों अलग अलग है। वो 2 प्रकार के शुक्राणु बनाते हैं। सही बात है, दोनों अलग अलग है तो 2 प्रकार के शुक्राणु बनाएंगे। आधे शुक्राणु में 22 ऑटोसोम के साथ X क्रोमोसोम होता है, तो बाकी जो 50% रहता है उसके साथ Y क्रोमोसोम होता है, और यही में जो है लिंग का निर्धारण हो जाता है। अब देखिए लास्ट में, इस प्रकार के लिंग निर्धारण के नव विषम युग्मकता कहा जाता है, ठीक है। अगर अंड का निषेचन X क्रोमोसोम के धारी शुक्राणुओं से हो, क्रोमोसोम के X शुक्राणु, क्योंकि फीमेल में तो दोनों X ही है, उसका तो समस्या नहीं, जब भी उसका आएगा अंडाणु तो X ही आएगा। लेकिन अब रह जाता है पुरुषों की बात। अगर पुरुषों के निषेचन के समय X क्रोमोसोम के साथ शुक्राणु से होता है, तो इससे बने जायगोट जो होगा वह लड़की होगा। पुरुष का अगर X गया तो वह लड़की होगा, जबकि अंड कोशिका में Y क्रोमोसोम धारियों से होता है तो संतान लड़का होता है। बस जो हम बताएं वही चीज को बताया, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर XX मिला तो लड़की, XY मिला तो लड़का। समझ में आ रहा है ना? चलिए, उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि शिशु का रुधिर वर्ग O, ठीक है। रुधिर वर्ग जो ब्लड ग्रुप होता है O, पिता के रुधिर वर्ग A और माता का B जनकों के जीनोटाइप मालूम करें और अन्य जो है संततियों का प्रत्याशित जीनोटाइप की जानकारी प्राप्त, ठीक है। ब्लड ग्रुप के बारे में पूछा, रक्त समूह के बारे में, कि यदि जो शिशु का O रहेगा, पिता का A रहेगा, माता का B रहेगा, तब इस स्थिति में क्या होगा। शिशु का रुधिर वर्ग अगर वो रहता है तो वो जो है रुधिर वर्ग अप्रभावी अलील के समयुग्मजी जो है स्थिति में उत्पन्न होता है। अब आप ये नहीं बोलिएगा कि समयुग्मजी क्या होता है, हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 में ही डिस्कस कर लिए हैं पूरे अच्छी तरीके से। अतः शिशु का जो है जीनोटाइप वो क्या होगा,
जीनोटाइप वो 3I हो जाएगा। इसका अर्थ है उसे प्रत्येक जनक से अलील प्राप्त होता है। पिता का रुधिर जो होता है यानी पिता का ब्लड जो होता है वर्ग ये होता है यानी ग्रुप ए का होता है। अतः ग्रुप ए रक्त समूह जो है विषम युग्मजी होना चाहिए, तभी पिता आई का जो है योगदान कर सकेगा। अतः पिता जीनोटाइप AIA होगा। समझ में आया? पिता के साथ अगर शिशु का वो चाहिए तो पिता का जो ब्लड ग्रुप है ए होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार चूंकि माँ भी शिशु को आई का योगदान दे रही है, तब वह भी जो है विषम युग्मजी अर्थात IBI इस प्रकार की होगी। इस प्रकार से निम्न क्रॉस से समझाया जा सकता है। इस प्रकार से अगर रहेगा तब यह पॉसिबल हो पाएगा। बिंदु उत्परिवर्तन क्या है? ठीक है, इसका उदाहरण किसी जीन में ठीक है किसी एक क्षारक में हुआ परिवर्तन निवेशन या फिर बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। किसी जीन में ठीक है किसी जीन के किसी एक क्षारक में हुए परिवर्तन क्या कहलाता है? बिंदु उत्परिवर्तन कहलाता है। उदाहरण के लिए सिकल सेल एनीमिया रोग में हीमोग्लोबिन बीटा ग्लोबिन श्रृंखला का निर्माण से संबंधित जीन के 6वें कोडोन जो होता है GAG है। ठीक है, GAG के बीच क्षारक एडेनिन यूरेसिल द्वारा ठीक है एडेनिन यूरेसिल यानी कि AU क्षारक एडेनिन यूरेसिल द्वारा प्रतिस्थापित हो जाने के कारण कोडोन GUG बन जाते हैं। GAG से GUG बन जाते हैं। यह परिवर्तन कोडोन अब ग्लूटेमिक अम्ल की जगह वेलिन को कोडित करता है। इस परिवर्तन से सामान्य हीमोग्लोबिन जो है वो सामान्यतः हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है, सामान्य हीमोग्लोबिन असामान्य हीमोग्लोबिन में बदल जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला क्वेश्चन है वंशागति के क्रोमोसोमवाद को किसने प्रस्तावित किया? क्रोमोसोमवाद, ये भी क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और शायद इस बार भी पूछा जाए। ठीक है, तो हम लोग को हर एक क्वेश्चन को बढ़िया से कवर करते चलना है। वंशागति का क्रोमोसोमवाद क्या बताता है सो देखेंगे। तो यह जो क्रोमोसोमवाद 1902 में सटन व उत्तर बेवरी नहीं तो बोवरी भी याद रख सकते हैं, उत्तर साउथ से याद रखिएगा, है ना। सटन व उत्तर बेवरी ठीक है ने प्रस्तुत किया था। पूछेगा वंशागति के क्रोमोवाद सिद्धांत को किसने प्रस्तुत किया था? तो सटन व उत्तर बेवरी। प्रतिपन्न विनोमन निगम बिंदु इस सिद्धांत के अनुसार गुणसूत्र और जीन के एक समान व्यवहार करते हैं। किस प्रकार से? एक समान व्यवहार करते हैं। ठीक है, यह जोड़े में होते हैं। किस में होते हैं? जोड़े में होते हैं, पेयर में होते हैं। यह जोड़े युग्मक का निर्माण के दौरान अलग हो जाते हैं। ठीक है, यह जोड़ा जो रहता है वो जब युग्मक का निर्माण होता है, ज़ायगोट का निर्माण होता है, उस टाइम अलग हो जाता है। तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, ये हमारा टॉप 10 क्वेश्चन थे और टॉप 10 में से हम ज़्यादा तो नहीं बोल सकते कि 10 में 10 आएगा, लेकिन इस चैप्टर से अगर पूछा जाएगा बाबू तो एक या दो क्वेश्चन जरूर बनेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। बायोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में अगर इस चैप्टर से पूछे गए तो 1 से 2 क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत है। ठीक है, तो जो भी हम पढ़ाए हैं आप लोग से रिक्वेस्ट है कि मन लगाकर रिवीजन कीजिएगा। कहीं भी कोई प्रकार की किसी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप जो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, आपकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय, टेक केयर।